ठीक। सो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सरीश मानिकपुरी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर। ठीक, तो देखो अभी जो टेस्ट हुआ है उस पर क्वेश्चन जो है उसको डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अभी आप लोग टेस्ट दिलाए हैं, तो उसमें लिखा है जैसे कि फाउंड आउट द सेंटेंस वेयर इंट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड। यहाँ दिया गया नंबर 1 में हमारा कि कोई ऐसा सेंटेंस को छांटिए बोल रहा है जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है। अ वर्ब विच इज रिप्लाई ऑफ व्हाट एंड हुम। ऐसा वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे कि क्या पढ़ाते हो, व्हाट डू यू टीच, तो इंग्लिश, तो टीच क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। और हुम डिड शी इनवाइट, उसने किसने आमंत्रित किया? तो सबको। तो हुम का रिप्लाई कौन है आपका? एवरीवन। और व्हाट का रिप्लाई क्या है आपका? इंग्लिश। तो आपका टीच जो हो गया वो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव। और आपका इनवाइट भी, इनवाइटेड कौन सा वर्ब है? इनवाइट जो है आपका वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब उसके बाद फिर हमने लिखा कि माय फादर सेंड्स मी मनी, तो ट्रांजिटिव वर्ब वे बोलते हैं जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो। ठीक है, ऐसा वर्ब जो व्हाट और हुम का रिप्लाई हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मतलब इसके बाद या तो कोई नाउन लगेगा उस वर्ब के बाद या फिर कोई व्यक्ति लगता है। तो जैसे कि यहाँ पास हमने क्या किया है, कोई नाउन लिखा है इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? कोई व्हाट का रिप्लाई है। और यहाँ पास हमने कोई व्यक्ति का लिखे तो किसका रिप्लाई है? हुम का। तो वर्ब के बाद अगर कोई व्यक्ति होता है उसको जानने के लिए हुम से प्रश्न करते हैं, और वर्ब के बाद अगर कोई वस्तु होता है तो उसको जानने के लिए व्हाट से प्रश्न करते हैं, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। अब इसमें देखेंगे तो हम लोग इसमें दोनों हैं, एक तो मी भी है आपका, कोई व्यक्ति भी है, और मनी भी है आपका। ठीक है, कोई वस्तु भी है, तो इसमें दोनों है, तो इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब उसके बाद फिर हमने लिखा है यहाँ पास कि तत्परा सिंग्स मेलोडियसली। अब ये ना तो व्हाट का रिप्लाई है ना ही हुम का रिप्लाई है ना, ये दोनों का रिप्लाई है। माय फादर सेंड्स मी मनी, तो हुम डज योर फादर सेंड मनी, तो मुझे, और क्या भेजते हैं आपके पापा? तो पैसे। तो दोनों का रिप्लाई है डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, ये डाई ट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो तत्परा सिंग्स मेलोडियसली, तो हाउ डज तत्परा सिंग, ये हाउ का रिप्लाई है कि तत्परा कैसे गाती है? तो सुरीले ढंग से, सुरीले तरीके से। तो हाउ डज तत्परा सिंग्स, तो सी सिंग्स मेलोडियसली। तो यहाँ पास ये टीच क्या, सिंग क्या हो गया आपका? इन ट्रांजिटिव वर्ब। और आपका क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर इन ट्रांजिटिव वर्ब इज यूज्ड, तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट 152 दिया गया, पुट एन एप्रोप्रिएट वर्ब विच एक्सप्रेस इनर ऑब्लिगेशन। तो देखो हैव टू जो होता है वो आउटर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब बाधा होता है, कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है, ठीक है, मजबूरी होता है, वो सब चीज को दर्शाने के लिए हम लोग ऑब्लिगेशन का यूज करते हैं। तो हैव टू जो होता है वो आउटर ऑब्लिगेशन को दर्शाता है ना। हैव टू आउटर ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स जैसे हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमको कुछ काम को करना पड़ता है। जैसे कि वी हैव टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हम चाहें या ना चाहें हमको ट्रैफिक रूल फॉलो करना पड़ता है। वी हैव टू सिट ऑन आवर अलॉटेड सीट, हमें अपने अलॉटेड सीट पर बैठना पड़ता है। तो ये बाहरी बाध्यता है, अंदर से कोई कंपेल नहीं कर रहा है। शुड का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए? सिर्फ ऑब्लिगेशन के लिए। जैसे कि यू शुड प्रिपेयर टी एट 5 o'clock, आपको 5 बजे चाय बनाना चाहिए, ये आपका ऑब्लिगेशन है, ये आपका आउटर ऑब्लिगेशन है, ये आपका मोरल ऑब्लिगेशन है। ऑट टू जो होता है मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे यू ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। इनर ऑब्लिगेशन मतलब बाहरी बाध्यता नहीं है। जैसे कि मेरे को भाई मान लो मंथ एंड आ गया है, अब उसके बाद मेरे को ग्रॉसरी वाले को, किराना स्टोर वाले को, सब्जी वाले को, दूध वाले को, ठीक है, फल वाले को, ठीक है, और कुछ कर्मचारी होंगे, सबको क्या करना है? मुझे पेमेंट करना है। तो बाहर से मुझे कोई बाध्य नहीं कर रहा है, मुझे अंदरूनी क्या है? बाध्यता है। तो इनर ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट का यूज करते हैं हम लोग, ना कि बाकी का। नेक्स्ट वन देखते हैं। Just a minute. Next, what is the indirect speech of the sentence? ये नीचे जो दिया गया है ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हम लोग पढ़े थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ जैसे कि पहले ऑप्शन देखे, राहुल सेड दैट वी कांट लिव विदाउट वाटर, तो यही इसका आंसर है।
देखो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राहुल सेड, या फिर मान लो दे सेड करके लिख दिया हम लोग, दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा कि वी कांट हेल्प यू, कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते, वी कांट हेल्प यू। तो दे सेड वी कांट हेल्प यू, तो उन्होंने कहा भाई कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दे सेड दैट दे कुड नॉट हेल्प मी, तो इसका वी का क्या हो जाएगा, दे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और कांट का क्या हो जाएगा, कुडंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये है ना, कांट का कुडंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग पानी के बगैर रह सकते हैं, आप लोग नहीं रह सकते, ऐसा है क्या, सब पे लागू होता है। इसी कारण वी का वी ही रहेगा, दे में नहीं बदलेगा, ठीक है। और ये जो आपका टेंस जो है कांट, वो कांट का कांट ही रहेगा, कुडंट में नहीं बदलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल वैश्विक सच्चाई रहता है, उसको चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे कहीं भी लिखो, उसको उसी टेंस में ही लिखा जाता है, ना कि इसको किसी और टेंस में स्विच करके लिखते हैं। तो राहुल सेड दैट वी कांट लिव विदाउट वाटर, ए ही इसका आंसर होगा। इसमें देखो दे लगा है तो ये तो होगा नहीं, और यहाँ टोल्ड लग गया है ये भी नहीं होगा, और यहाँ कुडंट भी लगा ये भी नहीं होगा, और आज लग गया ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका यही होगा ए वाला, कि राहुल सेड दैट वी कांट लिव विदाउट वाटर। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु लव्स म्यूजिक, ऐसा इंसान जो जिसको क्या है आपका म्यूजिक से आपका स्नेह रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो देखो बिब्लियोफिल मतलब फिल मतलब स्नेह होता है ना, और बिब्लियोफिल मतलब होता है पुस्तक से स्नेह करने वाले को बिब्लियोफिल बोला जाता है, ठीक है। होडोफिल मतलब इधर उधर भ्रमण करने वाले को बोलते हैं घुमक्कड़, जिसको घूमना फिरना ज़्यादा आपका घूमने फिरने से ज़्यादा स्नेह है, दैट इज कॉल्ड होडोफिल। और निक्टोफिल आई थिंक रात को जगने वाले को बोलते हैं शायद, रात को जगना, जिसको रात से बहुत ज़्यादा स्नेह हो, रात भर जगे उल्लू के जैसे, शायद हाँ इसी को बोलते हैं, है ना। उसका नेक्स्ट इज मेलोफिल, मेलो से मेलोडियस, अभी पढ़े थे हम लोग मेलोडियसली, तो मेलोफिल बोला जाता है। तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में वन हु लव्स म्यूजिक, ऐसा इंसान जिसको म्यूजिक से स्नेह हो उसको मेलोफिल बोला जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज तो वेयर इज दैट, जस्ट अ मिनट, यहां लिखा है कि दो वी हैड मेनी डाउट्स सर क्लियर्ड ओनली, देखो फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू, और एक आपका होता है ओनली अ फ्यू होता है, ठीक है। फ्यू को हम लोग निगेटिव सेंस में उपयोग करते हैं, ठीक है, और अ फ्यू को हम लोग पॉजिटिव सेंस में उपयोग करते हैं, और द फ्यू को यूज करते हैं, फ्यू मतलब मच, अ फ्यू का अर्थ होता है सम बट नॉट मेनी, थोड़ा सा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उसके लिए अ फ्यू का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में। और फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, ठीक है, लगभग ना के बराबर, हार्डली एनी, इस टाइप का मीनिंग आ जाता है आपका कौन, फ्यू जो है। द फ्यू को इसके बारे में कोई ना कोई रेफरेंस दिया गया होगा, ठीक है, कोई ना कोई इसके बारे में जानकारी दिया गया होगा, तब हम लोग द फ्यू का उपयोग करते हैं। याद रखेंगे अ फ्यू पॉजिटिव साइन को दर्शाता है, पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, लेकिन ओनली के बाद जब हम लोग अ फ्यू लगाते हैं तब वो निगेटिव मीनिंग कन्वे करने लग जाता है, ठीक है। वापम भी कई बार पूछा, देखना आप लोग। तो दो वी हैड मेनी डाउट्स, जबकि हमको क्या थे, इतने सारे डाउट थे, हो सकते हैं हम लोग को 50 तो डाउट था, और सर ने कितने सारे डाउट को क्लियर किया, 5 के आसपास, है ना। तो क्या हो जाएगा, दो वी हैड मेनी डाउट्स सर क्लियर्ड ओनली अ फ्यू डाउट्स, ओनली लग गया तो यहाँ पास अ फ्यू ही लगेगा। तो जबकि हमको इतने सारे डाउट थे, लेकिन सर ने क्या किया, सिर्फ ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर आपके डाउट्स को क्या किया, उन्होंने क्लियर किया। तो ओनली लगेगा तो अ फ्यू का ही यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन सिर्फ अ फ्यू होगा तो पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, लेकिन ओनली के बाद अ फ्यू लगता है तो निगेटिव सेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुट एन एप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। कोई यहाँ कोई आपको उचित वर्ब का उपयोग करना है वाक्य को पूरा करने के लिए। अब देखो कोई भी एडजेक्टिव होता है, उस एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, उसके बाद उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगे, क्योंकि देखो सब्जेक्ट कैन बी नाउन एंड प्रोनाउन, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आई एम लेट, फिर मैंने बोला कि राहुल इज लेट, राहुल इज लेट,
तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, नाउन है। तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा द पुअर मैन इज कमिंग, द पुअर मैन इज कमिंग। फिर हमने लिखा द पुअर मैन आर कमिंग, द पुअर मैन आर कमिंग, द पुअर मैन इज कमिंग और द पुअर मैन आर कमिंग। अब इस वाक्य का सब्जेक्ट देखोगे तो ये एडजेक्टिव है आपका, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इस नाउन के गुण को दर्शा रहा है। ये भी एडजेक्टिव इस नाउन के गुण को दर्शा रहा है। तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है फिर कोई प्रोनाउन होता है। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, मैन है, मैन है, इस वजह से यहाँ इज लगा है। इस वाक्य सब्जेक्ट मैन है, इस कारण यहाँ पास क्या लगा है, आर लगा है। तो देखो इसके पुअर के बाद हमने नाउन लगाया है, इस पुअर के बाद हमने नाउन लगाया है। तो नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा लग गया, सिंगुलर। नाउन हमारा प्लूरल है तो वर्ब कौन सा लग गया, प्लूरल, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव के पहले द लगा हो और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना लगा हो तो जो एडजेक्टिव होता है वो पूरे समुदाय का बोध कराता है, ठीक है, इससे पूरे कम्युनिटी का बोध होता है और ये प्लूरल नाउन के जैसा बिहेव करता है। जब ये प्लूरल नाउन के जैसा बिहेव करेगा तो यहाँ वर्ब प्लूरल लगेगा, इस तो लगेगा नहीं, एम भी नहीं लगेगा और आर भी नहीं लगेगा। तो द पुअर आर गेटिंग पुअरर, तो गरीब क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। द यंग आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, द यंग आर, यंग है इस कारण वहाँ पर यंग के पहले हम यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो यंग है उसके पहले द लगाए हैं हम लोग, इस कारण वहाँ पास आर लगेगा क्योंकि यंग के बाद हमने कोई नाउन नहीं लगाया है। तो जो यंग है वो प्लूरल नाउन के जैसा काम कर रहा है। द एजुकेटेड टीच एट स्कूल ड्यूरिंग स्ट्राइक्स, तो जब आपके सरकारी कर्मचारी लोग, गुरुजी लोग क्या करते हैं, आपके हड़ताल में जाते हैं, तो समाज के जो शिक्षित लोग हैं, द एजुकेटेड, एजुकेटेड आपका एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहे हैं, उसके पहले द लगाए हैं और एजुकेटेड के बाद कोई नाउन नहीं लगाए हैं तो प्लूरल नाउन हो गया, पूरे शिक्षित लोग को बता रहा है। तो टीच लगेगा ना कि टीचेस। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा आर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आई हैड ब्लैंक नथिंग व्हेन ही केम। ठीक, अब देखो ये ना, ये आपके दो टेंस हैं इसमें, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपका, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो टेंस है। व्हेन कंजक्शन हो गया, ही सब्जेक्ट है, केम प्रेडिकेट है। व्हेन कंजक्शन हो, अब देखो अभी से कोई घटना के बारे में बता रहे हैं तो अभी से पास्ट में जाएंगे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और उसके पास्ट में जाओगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं बता रहा हूं कि मैं कुछ भी नहीं खाया था जब वो आया, तो अभी से पास्ट में वो आया लेकिन उसके पहले मैं क्या किया था, कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है। तो यहां पर जो हैड है ना, हैव, कभी भी देखो हैव के बाद अगर कोई वर्ब लगेगा तो इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो हैव के बाद हैज, हैड के बाद हम लोग हैज तो लगाएंगे नहीं, हैव लगाएंगे नहीं, हैज भी नहीं लगाएंगे, हैविंग भी नहीं लगाएंगे, एक ही वर्ब बचा है हमारा हैड। अब सोचेंगे कि दो हैड कैसे लग गया, तो याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां जो हैड लगा है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद जो वर्ब लगेगा ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो जैसे कि हमने लिखा है कि हैव लंच, लंच करना, सेकेंड फॉर्म हैड लंच और थर्ड फॉर्म इसका हैड लंच हो जाएगा। तो उसी के जैसा दिखता है उससे हमको क्या लेना देना। यहाँ पास जो हैड यूज हुआ है वो मेन वर्ब के जैसा यूज हुआ है और यहाँ जो हैड यूज हुआ है आपके हेल्पिंग वर्ब के जैसा। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है। तो आई हैड नथिंग व्हेन ही केम, तो जब वो आया ना उसके पहले मैं कुछ भी नहीं खाया था, यहाँ हैड कर था ईट, ईटन, ठीक है। तो ईटन का सेंस कन्वे कर रहा है। तो आई हैड नथिंग व्हेन ही केम, तो जब वो आया तो मैं कुछ भी नहीं खाया था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज यस दिस वन नाउ। तो यहां हमने लिखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ एन एप्रोप्रिएट कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज का हमको उपयोग करना है, ठीक। अभी देखो आप व्यापम को देखो तो लगातार ना 3-4 साल से वो व्यापम देखेंगे तो लगातार व्यापम क्या कर रहा है, आपके कंडीशनल क्लॉज से बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखो टोटल 4 से 5 प्रकार के आपके क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। 4 से 5 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एक जीरो कंडीशन बोला जाता है। जीरो कंडीशन उसमें बोलते हैं जिसमें दोनों को फैक्ट होता है। फैक्ट जैसे कि अगर आप क्या करोगे,
अगर आप ऑयल को क्या करते हो, पानी में डालोगे, अगर ऑयल को आप पानी में डालते हो तो क्या करने लग जाता है, फ्लोट होने लग जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो इसको जीरो कंडीशन बोलते हैं। एक ओपन कंडीशन कहलाता है। ओपन कंडीशन जो फ्यूचर में मीनिंग कन्वे करता है, जैसे कि अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे, तो कड़ी मेहनत करोगे, चांसेस है आपके पास होने के, ठीक है। और अगर मैं कड़ी मेहनत करता तो मैं पास होता, लेकिन मैं कड़ी मेहनत कर नहीं रहा हूं और मैं पास नहीं होगा, इसको सेमी क्लोज्ड कंडीशन बोलेंगे। और एक आपका होगा, अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता तो मैं पास हो गया होता, ये क्लोज्ड कंडीशन कहलाता है, ठीक है। और एक आपका लास्ट है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड कंडीशन। जैसे कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं कड़ी मेहनत किया होता ना, ठीक है, तो आई वुड बी हियर, तो मैं यहाँ भी होता। तो मान लो अभी मैं किसी ऑफिस में आया हूँ, बाकी सब लोग यहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह बन गए हैं और कुछ है, और साथ में लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन लोग अच्छे से तैयारी किए मेरे फ्रेंड लोग, और मैंने नहीं किया। तो बता रहा हूँ, अगर पास्ट में कड़ी मेहनत किया होता तो अभी मैं यहाँ अधिकारी होता। तो किया था क्या पास्ट में? नहीं। अभी अधिकारी हूँ क्या? नहीं। तो टोटल आपके कंडीशनल सेंटेंस में 5 कंडीशन होते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ, जो फैक्ट को बताते हैं, उसको जीरो कंडीशन बोला जाता है। उसमें दोनों में हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ही उपयोग करते हैं। तो आइस टर्न्स इनटू वाटर, तो आइस क्या होता है, बर्फ क्या होता है, पानी में बदल जाता है। कब बदलता है? अगर आप उसको उबालते हो तो ये फैक्ट है। तो यहां पास क्या लगेगा? ए वाला ऑप्शन लगेगा, इफ यू हिट इट। इफ यू विल हिट करोगे, इसका अर्थ है कि संभावना नहीं है कि अगर पानी को आप क्या करोगे, मतलब आइस को क्या करोगे आप, अगर क्या करते हो, आइस टर्न्स इनटू वाटर इफ यू हिट इट, अगर पानी को उबालोगे तो संभावना नहीं है कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, संभावना नहीं है, सच्चाई को दर्शा रहा है। तो हम लोग इसको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। इसी को जीरो कंडीशन बोला जाता है। इफ यू विल हिट, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि संभावना है। इफ यू तो आइस टर्न्स इनटू वाटर इफ यू विल हिट, तो इसका अर्थ है कि शायद पानी बदल भी जाए। तो ऐसा नहीं हो, बदलेगा ही, चाहे मैं उबालूं, चाहे आप उबालो, चाहे कोई भी उबाले, ठीक है। अगर आप उसको हिट करोगे तो गर्म करोगे तो क्या होगा, वो पानी में बदल ही जाएगा, तो ये तो लगेगा नहीं। इफ यू हिटेड, अगर उबालते तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये तो फैक्ट है। और यहाँ ये आपका क्या है, ये आपका जीरो कंडीशन है, तो यहाँ भी सेम टेंस लगेगा, ठीक है। और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका यही वाला होगा कि आइस टर्न्स इनटू वाटर इफ यू हिट इट। आइस की क्या हो जाता है, वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अगर आप इसको क्या करते हो, हिट करते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे और किसी टेंस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने लिखा है कि व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो दिया गया इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो अरिजीत परफॉर्मेंस प्लीज्ड एवरीवन। तो अरिजीत के परफॉर्मेंस ने क्या किया, सबको प्लीज कर दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, तो ऑब्जेक्ट आपका एवरीवन है, और पहचान कौन में कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। चांसेस है इस बार आपका प्लीज्ड से आ जाए क्वेश्चन वगैरह व्यापम में, ठीक है, क्योंकि कुछ और भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो चांसेस है इसमें भी आ जाए। तो अरिजीत परफॉर्मेंस प्लीज्ड एवरीवन, तो अरिजीत के परफॉर्मेंस ने, जो परफॉर्मेंस ने था उसने क्या किया, प्रस्तुति ने सबको खुश कर दिया, ठीक। तो हमने पढ़ा था कुछ वर्ब होता है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव में कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ हम लोग, कुछ वर्ब होते हैं जो एक्टिव वॉइस में, उसके साथ कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन छुपा रहता है, लेकिन वो एक्टिव में नजर नहीं आता, पेसिव में नजर आता है। जैसे कि नोन टू होता है, बी नोन टू, तो नोन के साथ टू का उपयोग करते हैं। प्लीज्ड के साथ हम लोग विथ का उपयोग करते हैं, प्लीज्ड विथ, ठीक है। कंटेंट के साथ इन का उपयोग करते हैं, CONTAINED, कंटेंट इन। थ्रेटेंड विथ होता है, प्लीज्ड विथ होता है, सरप्राइज्ड एट होता है, सरप्राइज्ड एट होता है, ठीक है। तो कुछ वर्ब होते हैं जिसके साथ क्या होता है, कुछ प्रीपोजिशन लगा रहता है, तो एक्टिव में नजर नहीं आता, हो पेसिव में नजर आता है, ठीक है। तो पहचान कौन में हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि अरिजीत परफॉर्मेंस प्लीज्ड एवरीवन, तो एवरीवन को सब्जेक्ट बना देंगे। अब इस तो लगेगा नहीं, तो इस वाला तो ए तो कट गया हमारा, अब यहाँ वॉज वाला दिया गया है, ठीक है। तो बी को उसके बाद यहाँ पास आपका क्या दिया गया, यहाँ भी वॉज दिया गया, यहाँ भी वॉज दिया गया, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है कि एवरीवन को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे तो एवरीवन को पहले लिखेंगे, और एवरीवन के साथ वॉज लगता है, वॉज लगा दिए, अब प्लीज लगा दिए, उसके बाद यहाँ विथ लगेगा, तो एवरीवन वॉज प्लीज्ड विथ अरिजीत परफॉर्मेंस। यहाँ बाई लगाए हो, इस कारण ये गलत हो जाएगा।
और यहाँ भी देखोगे तो प्लीज्ड बाई करके लगाया हो तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यही वाला सही है, बी वाला, कि एवरीवन वाज प्लीज्ड। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो एवरीवन को पहले लिखेंगे, उसके बाद एवरीवन के साथ वाज लगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड होगा, और प्लीज के साथ हम लोग विथ प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि बाई का। तो ये वाला होगा। तो एवरीवन वाज प्लीज्ड विथ अरिजीत परफॉर्मेंस, तो सब लोग क्या हो गए, अरिजीत के परफॉर्मेंस से खुश हो गए। नेक्स्ट वन दिया गया, पुट एन एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि नोन के साथ क्या लगता है, टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा कि हु ब्रोक इट, इसको किसने तोड़ा। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, बाई whom was it broken। तो साधारणतः हम लोग को बनाएंगे क्या होगा, who broke it, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इट है, तो इट वॉज ब्रोकन, और इंट्रोगेटिव करेंगे तो वॉज इट ब्रोकन, किसके द्वारा, तो बाई हुम। बाई हुम को लास्ट में ना लिख के हम लोग सामने में लिखेंगे, तो बाई हुम वॉज इट ब्रोकन। तो यहाँ देखो बाई लगा है, अब इस चक्कर में आप यहाँ पास टू बाई मत लगा देना, फॉर तो लगेगा ही नहीं, और आप सोच रहे होगे कि बाई लग जाए तो बाई भी नहीं लगेगा, आप सोच रहे हो विथ लग जाए तो विथ भी नहीं लगेगा, इसके साथ टू लगेगा। क्यों, क्योंकि नो के साथ टू लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू होम आर यू नोन, आपको किसके द्वारा जाना जाता है, मतलब ठीक है, तो हु नोज यू, तो इसका पैसिव क्या होगा, टू होम आर यू नोन। तो नोन के साथ हम लोग टू का उपयोग करते हैं, और याद रखना प्रिपोजिशन को हम लोग यहां लिखना था कि आर यू नोन टू होम। एक सेकेंड यार, यहाँ हमारे पास जगह नहीं बच रहा है, एक सेकेंड ना। ठीक, देखो ये ऐसा था कि हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो तुम्हें जाना जाता है, तो यू आर नोन। ठीक है, यू आर नोन टू हुम, क्योंकि देखो प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं, तो टू के बाद हम लोग को ऑब्जेक्टिव केस लगेगा हुम, ना कि हु का। अब इसी को हम लोग उड़ा के आर को सामने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर यू नोन टू हुम। अब इसको उड़ा के सामने लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू हुम आर यू नोन, तो यहां लगेगा टू, तब ये वाक्य सुधरेगा, क्योंकि नोन टू होता है ना कि नोन बाई होता है। ठीक है, तो यहां टू प्रिपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन है हमारा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट को आपको छांटना है। जैसे हमने लिखा कि ये किस एग्जाम में आया था, हमारे पापा में 2 बार पूछा है शायद, अभी हाल ही में। तो यहाँ लिखा कि ही विल नॉट हेल्प यू बट मी। अब देखो थोड़ा समझने की जरूरत है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा लेकिन मैं करूंगा। बट जो होता है ना, बट जो होता है ये आपका होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, और बट जो होता है ये आपका कंजक्शन होता है, और बट जो होता है वो नाउन भी होता है। कब नाउन होता है, जैसे बोलते हैं कि नो इफ एंड बट्स, तो कोई अगर मगर नहीं, तो वहां बट काम करेगा नाउन के जैसा। और प्रीपोजिशन जैसे कब काम करता है, जब इसके बाद कोई हम लोग प्रीपोजिशन के जैसे कब काम करेगा, जब प्रीपोजिशन आपका कोई नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है। जैसे मैंने बोला कि आई ईट नथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाता, तो नथिंग क्या है आपका प्रोनाउन है। आई ईट जलेबी, आई ईट पोहा, तो पोहा का नाम ना लेके नथिंग बोल देंगे, प्रोनाउन। ठीक है, बट समोसा, तो मैं कुछ भी नहीं खाता समोसा के अलावा। बट इट ऐसा बोल सकता हूं, इट मतलब प्रोनाउन, मैं कुछ भी नहीं खाता हूं बट इट। बट इट मतलब मान लो कोई चीज समोसा रखा है तो उसको उठा के बता रहा हूं, बट इट मतलब इसको, या फिर बट समोसा ऐसा बोल सकता हूं। अब देखो इस नाउन का संबंध इस प्रोनाउन से बताने के लिए, या फिर इस प्रोनाउन का संबंध इस प्रोनाउन से बताने के लिए आपने किसका उपयोग किया है, प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन प्लस हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं, है ना। तो आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई पजेसिव डिटर्मिनर होता है, पजेसिव केस, और माइन जो होता है पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा है कि ही विल नॉट हेल्प यू, तो देखो हेल्प के बाद आपका क्या लगा है, आपका ऑब्जेक्टिव केस, कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। जैसे आई कॉल हिम होगा ना कि आई कॉल ही, गलत है, आई कॉल हिम होगा ना कि मैं उसकी मदद करता हूं। ठीक है, और जैसे कि ही कॉल्स मी होगा, ही कॉल्स आई तो होगा नहीं। तो ये वर्ब के बाद हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का।
तो देखो हेल्प के बाद यू लगा है, तो बट ये आपका क्या है, ये प्रोनाउन है, और बट यहाँ पास प्रीपोजिशन के जैसा काम कर रहा है, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहां बोल रहा है कि ही विल नॉट हेल्प यू बट मी, तो वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा लेकिन मेरी मदद करेगा। इस वाक्य का अर्थ है वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा लेकिन मेरी मदद करेगा, ये अर्थ है इस वाक्य का, ठीक है। और यहां पास बोल रहा है ही विल नॉट हेल्प यू बट आई, लॉन्ग कट में है आई विल, लॉन्ग कट में ऐसा है। अब यहां पास जो बट है ना, ये काम करने लगे कंजक्शन के जैसा, क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, और एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। अब कंजक्शन जो होता है वो क्या करता है, क्लॉज को जोड़ता है, तो यहां बट है वो कंजक्शन के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो ही विल नॉट हेल्प यू बट मी, इसका अर्थ ये हो गया कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा पर मेरी करेगा। और यहां पास बोल रहा है कि he will not help you, वो तुम्हारी मदद, ठीक है, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा लेकिन मैं करूंगा, ठीक है। तो यहां पास जो बट है लेकिन मैं करूंगा, तो यहां पास जो आई लगाए हो ना, ये लॉन्ग कट में आई विल है, बट आई विल, तो कहने का मतलब है ये भी वाक्य सही है, ये भी वाक्य सही है और ये भी वाक्य सही है। हमने ऑप्शन में लिखा है कि ओनली वन इज करेक्ट, ऐसा नहीं है सिर्फ यही बस करेक्ट नहीं है। देखो व्यापम ने तो सिर्फ इसी बस को पूछा था आपके एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ऐसे भी सही हैं, तो ऐसा नहीं व्यापम जितना पूछ रहा है उसी को पढ़ना नहीं, थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है ताकि अगली बार पूछे तो हमको पता हो, क्योंकि उसी संबंधित तो क्वेश्चन पूछते रहता है। अब उसके बाद यहाँ के ओनली सेकंड इज करेक्ट, सिर्फ यस यही बस करेक्ट है क्या, ऐसा नहीं है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ दिया गया नीदर इज करेक्ट बोल रहा है, ना तो ये करेक्ट है ना तो ये करेक्ट है, गलत है, ये भी सही है ये भी सही है। तो देखो ये तो भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। तो बोल रहा है कि नॉट ओनली वन, सिर्फ यहां पास बोल रहा है कि नॉट ओनली वन, तो सिर्फ आपका ये नंबर वन बस सही नहीं है, बट ऑल्सो सेकेंड इज करेक्ट लिखा है, तो ये भी सही है ये भी सही। चाहता तो ऐसा लिख सकता है बोथ आर करेक्ट, ऐसा लिख सकता था, लेकिन कंफ्यूज तो करना है, कंफ्यूज करेंगे तभी तो आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आप भी अभी से प्रैक्टिस रहेगा तो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। तो बोल रहा है कि नॉट ओनली वन बट ऑल्सो बी इज करेक्ट, मतलब फर्स्ट भी नहीं सेकेंड भी करेक्ट है आपका, तो ये भी सही ये भी सही, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, शी आएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि ही विल नॉट हेल्प यू बट मी, तो आपकी मदद नहीं करेगा लेकिन मेरी मदद करेगा। और यहाँ बोल रहा है कि ही विल नॉट हेल्प यू बट आई, तो इसका मतलब वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो यहां लिखा है कि पुट एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस, नीलकमल वैष्णव इज द अरिजीत सिंह ऑफ बिलासपुर छत्तीसगढ़। देखो अगर मैं ऐसा बोल दिया कि देखो आप ये सबसे परिचित नहीं होंगे तो वही वाला देखो, कालिदास इज शेक्सपियर। अगर सिर्फ इतना ही लगाएगा ना तो अ लगेगा कि कालिदास इज अ शेक्सपियर। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, शेक्सपियर है कौन तो कवि है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसके जैसा लेखन करते हैं, शेक्सपियर के जैसा, कालिदास भी उनमें से एक है ना। तो कालिदास इज अ शेक्सपियर है, फिर शेक्सपियर इज अ कालिदास। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसके जैसे राइटिंग करते हैं, शेक्सपियर के जैसा या फिर कालिदास। जैसे हमने लिखा कि शेक्सपियर इज कालिदास, तो कालिदास कौन है पूछोगे तो कवि हैं, है ना। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसके जैसे राइटिंग करते हैं, कालिदास के जैसा। शेक्सपियर भी उनमें से एक है, ठीक है। तो शेक्सपियर इज अ कालिदास। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कालिदास के जैसे राइटिंग करते हैं, शेक्सपियर भी उनमें से एक है। तो यहाँ क्या लगेगा अ, तो शेक्सपियर इज अ कालिदास। लेकिन अगर यहाँ पास ऐसा लिख दे कि ऑफ यूरोप, अगर ये ऐसा लिख देता ना यूरोप का, तो यूरोप में जो आपके कालिदास के जैसे राइटिंग करते हैं वो शेक्सपियर है, तब यहां द लग जाता। लेकिन सिर्फ इतना बस लिखेगा तो क्या हो जाएगा कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग किसके जैसे राइटिंग करते हैं, कालिदास के जैसा, शेक्सपियर भी उनमें से एक है, तो अ लगेगा। लेकिन अगर एरिया डिफाइन कर देगा कहां का, तो यूरोप का, तो यहां क्या लगेगा द, तो क्या हो जाएगा शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप। तो यूरोप में जो कालिदास के जैसे राइटिंग करते हैं वो क्या है, शेक्सपियर है। जैसे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा इज अ गांधी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गांधी के मार्ग में चले,
पंडित सुंदरलाल शर्मा भी उनमें से एक हैं, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इज अ गांधी, लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा इज द गांधी ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के गांधी कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। जैसे कि हमने बोला कि नीलकमल वैष्णव इज, जानते हैं नीलकमल वैष्णव हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, रतनपुर के, तो यहां बोल रहा है कि नीलकमल वैष्णव इज एन अरिजीत सिंह। अगर यहां सिर्फ इतना होता ना तो यहां एन अरिजीत सिंह लगाते कि नीलकमल वैष्णव क्या है, तो अरिजीत सिंह के जैसा गाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अरिजीत सिंह के जैसे गाते हैं, नीलकमल वैष्णव भी उनमें से एक है, तो नीलकमल वैष्णव इज एन अरिजीत सिंह। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो नीलकमल वैष्णव के जैसा गाता है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो अरिजीत सिंह के जैसा गाता है वो कौन है, तो नीलकमल वैष्णव है, तो यहाँ क्या लग जाएगा द, तो नीलकमल वैष्णव इज द अरिजीत सिंह ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो नीलकमल वैष्णव के जैसे गाते हैं, सॉरी अरिजीत सिंह के जैसे गाते हैं, वो नीलकमल वैष्णव हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा कि, और एक आध एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि गंगरेल इज अ गोवा। इस दुनिया में बहुत सारे स्थान हैं जो गोवा के जैसे हैं, गंगरेल भी उनमें से एक है, लेकिन गंगरेल इज द गोवा ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का गोवा कौन है, तो गंगरेल है, तो वहां द लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, एरिया डिफाइन होगा तो यहाँ पास डेफिनेट हो गया, तो यहाँ पास क्या करेंगे, द आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, आई हैव ब्लैंक टू सिक्किम। हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, इतना जानते हैं हम लोग, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम लोग। तो देखो अब विजिट तो लगा नहीं सकते, तो ए भी कट हो गया हमारा, और वेंट भी नहीं लगा सकते, सेकेंड फॉर्म है। अब गॉन और बीन बचा है, तो देखो गो का अर्थ होता है टू लीव द प्लेस, टू लीव द प्लेस, मतलब किसी स्थान से निकल जाना होता है, किसका, गो का अर्थ। तो गो का अर्थ होता है टू लीव द प्लेस, किसी स्थान से निकल जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। तो अगर मैं यहां रह के बोल सकता हूं कि आई हैव गॉन टू सिक्किम, नहीं, मैं तो यहीं उपस्थित हूं ना, तो आई हैव गॉन कभी नहीं होगा। आई हैव, देखो गो का अर्थ जब टू लीव द प्लेस होता है तो गो के साथ कभी भी, मतलब गो का अर्थ टू लीव द प्लेस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई, वी और यू, बाकी सबके साथ कुछ भी कंडीशन में बाकी के साथ भी नहीं लगा सकते, लेकिन आई, वी और यू इसके साथ कभी भी गॉन का यूज नहीं करते जब गो का अर्थ टू लीव द प्लेस होता है। तो आई हैव गॉन टू सिक्किम होगा ही नहीं, क्योंकि गो का अर्थ टू लीव द प्लेस होता है, इस स्थान से निकल जाना। मैं तो यही हूं ना, तो कैसे बोल सकता हूं आई हैव गॉन टू सिक्किम, कभी नहीं बोल सकता, है ना। तो यहां बीन लगाना पड़ेगा, ये किसी एग्जाम में पूछा था, देख लेना भाई, है ना। तो बीन का अर्थ यहां पास विजिटेड है, विजिटेड मतलब आई हैव विजिटेड सिक्किम, ऐसा बोल रहा हूं। आई हैव बीन टू सिक्किम ट्वाइस, मैं 2 बार सिक्किम जा चुका हूं। आई हैव बीन टू सिक्किम वंस, ठीक है, कि मैं 1 बार सिक्किम गया हूं। ठीक, इज इट क्लियर, गया हूं मतलब आई हैव विजिटेड ओवर देयर। तो यहां पास बीन का यूज करेंगे, ना कि गॉन का, तो गॉन कट जाएगा आपका, तो बीन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ बीन का अर्थ है विजिटेड। आई हैव, वी हैव, यू हैव के साथ कभी भी गॉन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि गो का अर्थ होता है टू लीव द प्लेस, लेकिन मैं तो यहां हूं ना, तो क्या मैं कभी यहां हूं तो बोल सकता हूं आई हैव बीन टू सिक्किम, कभी नहीं। ठीक है, मतलब आई हैव गॉन टू सिक्किम कभी बोल सकता हूं, कभी नहीं, इसका यहाँ बीन ही लगेगा कि आई हैव बीन टू सिक्किम वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मैं 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार सिक्किम गया हूं। नेक्स्ट वन, देखो इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तत्परा भी उनमें से एक है, क्या हो जाएगा, तत्परा इज अ गर्ल, तत्परा इज गर्ल। इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, ए एन का हम लोग उपयोग करते हैं किसके लिए, तो वन ऑफ मेनी, वन ऑफ मेनी, बहुत सारे में से एक को बताने के लिए हम लोग क्लास कैटेगरी को बताने के लिए ए एन का उपयोग करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, तत्परा भी उनमें से एक है, तत्परा इज अ गर्ल। कैसी लड़कियां हैं इस दुनिया में, तो सुंदर, अच्छी लड़कियां हैं, तो तत्परा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, कितनी अच्छी, तो बहुत अच्छी, तो तत्परा इज वेरी गुड गर्ल, तत्परा इज अ वेरी गुड गर्ल, ऐसा हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारी कैसी लड़कियां हैं, बहुत अच्छी, उनमें से वो भी एक है, तत्परा इज अ वेरी गुड गर्ल। इस दुनिया में कैसी लड़कियां हैं, अच्छी, तो तत्परा भी उनमें से एक है, तत्परा इज अ गुड गर्ल। इस दुनिया में बहुत सारे क्या हैं, लड़कियां हैं, तत्परा भी उनमें से एक है, तत्परा इज अ गर्ल। ठीक है, इज इट क्लियर। अब ये हमको वेरी वाला समझ आ गया, अब थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तत्परा कैसी लड़की है, तो तत्परा एक लड़की, तत्परा इज अ गर्ल। तत्परा कैसी लड़की, तो सुंदर, तो तत्परा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कितनी सुंदर, तो वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां मोस्ट का अर्थ वेरी के, मोस्ट का अर्थ वेरी के जैसा दे रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तत्परा इज
अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इस दुनिया में बहुत सारी कैसी लड़कियां हैं, बहुत सुंदर। तो तत्परा भी क्या है, उनमें से एक है। तो तत्परा इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ अ लगेगा। मोस्ट को देख के आंख बंद करके द नहीं लगाना है। अगर यहाँ पास लिख देता कि तत्परा इज ब्लैंक ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ऐसा कुछ लिख देता, इन द क्लास ऐसा करके, या फिर ऑफ बिलासपुर ऐसा करके, ऑफ शिक्षा इंस्टीट्यूट ऐसा लिख देता, तब यहाँ पास क्या करते हैं हम लोग, द का यूज करते हैं। अगर ऐसे एरिया डिफाइन होता तो तत्परा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो क्लास में सबसे सुंदर लड़की क्या कौन है, तो तत्परा है। तो डेफिनेट हो गया, तो किसका यूज करेंगे, द आर्टिकल का। लेकिन यहाँ पास क्या हमने एरिया वर्ड डिफाइन किया है क्या, नहीं, तो यहाँ लगेगा अ। तो तत्परा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, इस दुनिया में बहुत सारी बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं, तत्परा भी उनमें से एक है। तो तत्परा इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो आ आंसर होगा उसका। नेक्स्ट वन, शी इज बेटर, शी इज बेटर देन, देखो लॉन्ग कट में है आपका आई एम है ये, शी इज बेटर देन आई एम। मी तो लगेगा नहीं क्योंकि देन कंजक्शन का यूज किए हैं, ठीक है। तुलना बराबर वाले के बीच में होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहां भी सब्जेक्टिव केस ही लगेगा। तुलना बराबर वाले के बीच में होता है, इसी कारण वहां पास आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माई पजेसिव डिटर्मिनर और माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है ना। इज इट क्लियर। तो यहां पास अगर आप क्या करोगे, लगाते हो मी, तो मी गलत हो जाएगा। स्पोकन में जो भी बोलो आप, व्यापम में एक बार 2-3 बार पूछा है, बहुत पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। आपको मी तो लगेगा नहीं, माई भी नहीं लगेगा, माइन भी नहीं लगेगा, तो लगेगा आपका आई, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करते हैं, सब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं, तो यहाँ आई लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शी इज बेटर देन आई, कि वह मुझसे क्या है, अच्छी है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने लिखा कि आई गो ब्लैंक होम आफ्टर द क्लास, तो यहां नो प्रिपोजिशन का उपयोग करेंगे। होम जो शब्द होता है ये एडवर्ब होता है, और होम जो वर्ड होता है ये नाउन होता है। असिस्टेंट मैनेजर, डायरेक्टर, तीनों में से किसी एक एग्जाम में पूछा था, देख लेना। जैसे कि मैंने बोला कि आई गो माई होम, ऐसा करके आप लगाओगे तो ये होम नाउन के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि माई क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर प्लस हमेशा नाउन का उपयोग किया जाता है। इसी कारण यहाँ ये नाउन के जैसा काम कर रहा है, तो यहाँ टू लगेगा कि आई गो टू माई होम। लेकिन सिर्फ गो लगा है, उसके बाद होम लगा है, तो यहाँ कोई प्रिपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे। ये एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है, और प्रिपोजिशन का काम होता है नाउन प्रोनाउन को जोड़ना, ना कि एडवर्ब को जोड़ना। इस वजह से आपका ऑप्शन में यहाँ पास नो प्रिपोजिशन आएगा। टू मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, उसमें असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टर में शायद पूछा था, दोनों ऑप्शन दिया था, इनमें से कौन कौन सा सही कौन कौन सा गलत है करके। तो आई गो टू होम, आई गो टू माई होम, ऐसा करके ऑप्शन दिया था, ठीक है, कौन कौन सा सही है। तो गो होम बस होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है, और प्रिपोजिशन एडवर्ब को नहीं जोड़ता, नाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पास आप क्या करोगे, टू लगाना भूल जाओ। अगर वहां माई होता ना, आई गो ब्लैंक माई होम होता, तब वहां टू लगा सकते थे, ऐसे नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट, फाइंड आउट द सेंटेंस वेयर दैट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन। दैट को जहां प्रोनाउन के जैसा उपयोग किया गया है, उसको आपको वाक्य को छांटना है। सब्जेक्ट कैन बी नाउन एंड प्रोनाउन, जैसे दैट इज गुड, ऐसा मैंने बोल दिया, दैट इज इनफ, दैट इज गुड। तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होता है, तो यहां दैट काम कर रहा है प्रोनाउन के जैसा। और अगर मैं बोल दूंगा कि दैट बुक इज गुड, वो किताब अच्छा है, दैट बुक इज गुड, तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होता है, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर मतलब एडजेक्टिव है, समझ लो, वो भी बोल सकते हो, डिटर्मिनर होता है वैसे, जो इस नाउन को क्या कर निर्धारित कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है कि दैट बुक, वो वाला किताब, ये वाला किताब। तो इसके बाद हमने क्या किया है, नाउन लगाया है, तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ नाउन है, दैट नाउन नहीं है, दैट यहाँ डिटर्मिनर जैसा काम कर रहा है, दैट यहाँ प्रोनाउन के जैसा काम कर रहा है, ठीक है।
और वेयर इज दैट, जस्ट अ मिनट। उसके बाद दैट जो होता है वो जब दो टुकड़ों को जोड़ता है तब वो कंजक्शन होता है। जैसे कि देखो आई सब्जेक्ट हो गया और केम हियर क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं लगा, क्लॉज हो गया। यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, मेल लर्न इंग्लिश क्या हो गया, प्रेडिकेट, मतलब ये क्लॉज हो गया। अब ये दो टुकड़ों को जोड़ेगा कौन, तो कंजक्शन। तो यहाँ सो दैट क्या कर रहा है, आपके कंजक्शन के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो आई कम हियर सो दैट आई मे लर्न इंग्लिश, तो यहाँ दैट हुआ कंजक्शन। फिर हम लिखा कि ब्रिंग दैट बुक, तो दैट के बाद हमने नाउन लगाया है, तो दैट जो काम कर रहा है वो डिटरमिनर के जैसा काम कर रहा है। फिर हमने लिखा कि ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट ईट समोसा, तो ही टोल्ड मी एक क्लॉज हो गया और ही डिड नॉट ईट समोसा एक क्लॉज हो गया। दोनों को जोड़ किसने दिया है, कंजक्शन ने, तो दैट यहाँ कंजक्शन जैसे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा कि द वॉइस ऑफ अरिजीत इज मोर मेलोडियस देन दैट ऑफ सोनू निगम। दैट ऑफ मतलब द वॉइस ऑफ सोनू निगम, तो द वॉइस का उपयोग ना करके हमने दैट प्रोनाउन का उपयोग किया है, तो ये बी इसका आंसर होगा। बी यहाँ प्रोनाउन के जैसा काम कर रहा है दैट जो है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द वॉइस ऑफ अरिजीत इज मोर मेलोडियस देन दैट ऑफ सोनू निगम, मतलब द वॉइस ऑफ सोनू निगम। लेकिन बार बार नाउन का उपयोग नहीं करेंगे, इसी कारण प्रोनाउन को बनाया गया है, तो वहाँ दैट प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो द वॉइस ऑफ अरिजीत इज मोर मेलोडियस देन दैट ऑफ सोनू निगम। तो अरिजीत सिंह का आवाज क्या है, ज्यादा सुरीला है सोनू निगम की आवाज की तुलना में। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी आई मस्ट लीव नाउ, तो देखो हैव टू और हैज टू। मस्ट का मीनिंग अगर क्या होता है, हैव टू और हैज टू कन्वे करता है, तो इसको हैड टू में बदला जाता है, हैड टू में। अगर मस्ट का मीनिंग विल हैव टू, शैल हैव टू कन्वे करता है, तो उसको वुड हैव टू, शुड हैव टू में बदला जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमने लिखा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई मस्ट लीव नाउ, कि अभी मुझे जाना है, ठीक है। तो यहां मस्ट का मीनिंग क्या कन्वे कर रहा है मालूम, हैव टू, आई हैव टू लीव नाउ, अभी मुझे जाना है। 9th की बुक पढ़ेंगे आप, SCRT 9वीं 10वीं का, आपको मिलेगा यही वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था। हाँ ग्रेड 3 नहीं, हाँ ग्रेड 3 कंप्यूटर हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था ना कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2019 में शायद, तो उसमें एग्ज़ाम में पूछा था, कोरोना के समय हुआ था वो एग्ज़ाम, असिस्टेंट ग्रेड 3 ऐसा कुछ था शायद, हाँ ग्रेड 3 का कुछ था एग्ज़ाम कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसमें पूछा था, ठीक है। तो मस्ट का मीनिंग हैव टू है, तो हैव टू किस में बदलेगा, हैड टू में। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू लीव देन, नाउ का देन हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ मस्ट का मस्ट ही उतार दिया तो गलत है। अब हैज टू तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये हैव टू कन्वे कर रहा है, तो हैड टू बदलेगा, यहाँ आप हैज टू लिखे हो तो गलत हो गया। अब ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव टू, तो देखो ये नाउ लगा है, अगर ये टुमारो होता ना तब ये वाला सही हो जाता, वुड हैव टू, लेकिन ये नाउ लगा है तो नाउ का क्या होगा, देन। इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में लिखा है तो इसको पास्ट डेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो हैड टू में स्विच होगा, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू लीव देन, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ द सेंटेंस यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, ठीक है, कि आप मेरे क्या हो, आंखों के तारे हो। वैसे अपन लोग को ठीक है, बाकी अचानक से कभी कभी पूछ देता है, वरना टीचिंग एग्जाम में ही ज्यादा इसे प्रश्न पूछता है। एग्जाम में आपके टीचिंग एग्जाम में बस आपके फिगर ऑफ स्पीच पूछता है, बाकी आपके एग्जाम में क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच से प्रश्न ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि टीचिंग में हम लोग पढ़ाते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार। आप हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कोई लड़की है, कोई लड़का है, जो भी है ऐसा है, वह लड़की है नॉर्मल सी, ठीक, साधारण सी लड़की है। अब इसको क्या करेंगे, हमको सजाना है, तो इसको पहले अच्छे से लिपस्टिक वगैरह लगाएंगे ऐसा करके, इसके बाल को अच्छे से ऐसे संवारेंगे हम लोग, जैसा ही संवारेंगे बाल अच्छा करेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद इसको सूट पैंट जो भी है, सूट वूट जो भी है, जैसा भी है, इसको सूट पैंट वगैरह अच्छे से पहनाएंगे, शूज़ वगैरह पहनाएंगे। अब इसकी सुंदरता क्या हो गई, बढ़ गई है। अब थोड़ा आईब्रो बना देते हैं अपन लोग। तो फिगर स्पीच मतलब होता है अलंकार, ठीक है, अलंकार, ठीक है। फिगर स्पीच मतलब सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का उपयोग करते हैं। कोई वाक्य को बोल रहे हैं तो उस वाक्य में सुंदरता लाने के लिए हम लोग फिगर स्पीच का यूज़ करते हैं।
तो यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। सिमिली मतलब उसको बोलते हैं जब तुलना करते हैं लाइक और एस का उपयोग करके, लाइक और एस का उपयोग करके हम लोग जब तुलना करते हैं तो उसको सिमिली बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हो जाएगा कि ही इज़ लाइक हिज फादर, वो अपने पिताजी के जैसा है। ठीक है, और शी इज़ एज फिश एज लॉयन, टाइगर, वो टाइगर के जैसे क्या खूंखार है, तब वो सिमिली होता है। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन मतलब होता है कि ठंडा गरम, जैसे हम लोग ठंडा गरम बोलते हैं तो या तो ठंडा नहीं है फिर गरम नहीं है ना। तो ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसे शब्दों का उपयोग करना जो अपने ही स्टेटमेंट को काट दे। ठीक है, मतलब अब ऐसे शब्दों का उपयोग कर लें जो अपने ही वर्ड को काट दे, उसको आपका ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। पन का भी अर्थ वही होता है जब स्टेटमेंट को काटता है, और वर्ड को काट देता है तब उसको ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। तो मेटाफोर होगा। ठीक है, सिमिली में एज लाइक का उपयोग करते हैं, मेटाफोर में भी तुलना करते हैं, लेकिन एज लाइक का उपयोग नहीं करते। तुम मेरे आंखों के तारे हो, इतना बड़ा तारा मेरे आंख में आएगा नहीं। एक तारा में तो मैं खुद रहता हूँ अर्थ में, तो इतना बड़ा तारा मेरे आंख में क्या होगा, कभी आएगा नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, तुलना करके बता रहा हूँ। तो यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, आप मेरे आंखों के तारे हो, आपको मैं अपने आंख के तारों को, मतलब यू आर डियर टू मी। ठीक है, यू आर डियर टू मी, आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्रिय हैं, उसको दर्शा रहा है। तो मेटाफोर का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नाउ फाइंड द सेंडर यूलॉजी स्पीच प्रेज। तो नेक्स्ट वन हमारा दिया गया कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ द यूलॉजी, प्रशंसा भाषण बोलते हैं इसको, प्रेज बोलते हैं, प्रेज। सिनोनिम बोल रहा है ना, इसका प्रेज होगा। अपॉलॉजी मतलब आपका होता है क्षमा याचना, स्पीच मतलब भाषण होता है, एड्रेस मतलब संबोधित करना होता है किसी को, संबोधन भी बोलते हैं। तो आपका प्रेज होगा, तारीफ करना। ठीक है, तो यूलॉजी मतलब प्रशंसा भाषण होता है, तो प्रेज होगा उसका आपका। नेक्स्ट वन इज पुट एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस ही हैज बीन इन। कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे यहाँ पास। क्यों? क्योंकि देखो कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे नाउन होते हैं, जैसे कि आपके, जैसे कि हॉस्पिटल है, कुछ हमारे प्लेस होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मंदिर है, मॉस्क है, और चर्च हैं, और आपके जेल हैं, प्रिजन हैं, कोर्ट हैं। ये जिन चीज़ों, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, ये जिन चीज़ों के लिए बना है, उस स्थान में उस उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए जाओगे तब यहाँ द का उपयोग करते हैं, वरना इन स्थान के लिए कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते। तो बोल रहा है कि ही हैज़ बीन इन प्रिजन फॉर 20 ईयर्स, वो 20 साल से जेल में है। तो प्रिजन आपका जेल है, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। जेल भी लिखा रहता तो भी, ठीक है। तो आर्टिकल का हम लोग कोई भी उपयोग नहीं करते हैं जब जो स्थान है उसी स्थान के, मतलब स्कूल है जिस उद्देश्य के लिए बना उसी उद्देश्य के लिए वहाँ हैं आप, तो उसके लिए हम लोग उपयोग नहीं करते कोई भी आर्टिकल का। जैसे आई गो टू स्कूल होगा, गो टू द स्कूल नहीं, ठीक है, कई बार पूछा है, ठीक है। चर्च है, कोर्ट है, टेम्पल है, ये सबको कई बार पूछा है आपके व्यापम में, देख लेना। तो यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा भैया, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिजन है, जेल है, तो जिस स्थान के लिए बना उसी स्थान के लिए, उसी कार्य के लिए वहाँ है, तो यहाँ क्या लगेगा? कोई भी आर्टिकल नहीं। पुट एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, उसके बावजूद क्या है वो? माइजरली मतलब लालची होता है, दरिद्र, लालची। अब देखो यहाँ सबको लगा कर देखोगे ना तो सूट करेगा नहीं। सो को लगाओगे, इस वजह से वो कम क्या है, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, इस वजह से वो लालची है। पैसे किसी के पास होने की वजह से कोई लालची थोड़ी होता है, तो सो तो लगेगा नहीं। अगर वो लालची है ऐसा बोलोगे, ये भी सूट नहीं करेगा। जबकि वो, अगर वो लालची नहीं, ये भी सूट नहीं करेगा, येट ही लगेगा जबकि। तो ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी येट ही इज माइजरली, ठीक है। तो उसके पास कॉन्ट्रास्ट को दर्शा रहा है, तो उसके पास इतने सारे पैसे हैं, उसके बावजूद क्या है वो? लालची है, ठीक। कंसेशन, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी येट ही इज माइजरली। नेक्स्ट वन,
कहाँ गया हमारा, ओके नाउ दिस वन। हम लिखा कि ही सीनियर टू, हम पढ़े हैं कि प्रिपोजिशन प्लस किसका उपयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहाँ आई का क्या होता है, मी होता है, तो यहाँ मी लगेगा। माई अगर उसके बाद नाउन लगता तब ये लग भी जाता तो ये गलत हो गया, ये माइन तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ आई भी नहीं लगेगा, तो वह क्या है, मुझसे ज़्यादा सीनियर है। तो टू प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन प्लस हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते थे, हम मी लगेगा। लेकिन शी इज बेटर देन आई, लेकिन ही इज सी इज सीनियर टू मी, क्योंकि प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं, इस कारण वहां मी लगेगा, आई नहीं लगेगा। लेकिन ही इज बेटर देन आई होगा, ध्यान रखना। उसको पढ़े करके ऐसे क्वेश्चन देते हैं, इसको पढ़े करके वैसे क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमने लिखा फाइंड द सेंटेंस वेयर बिफोर इज यूज्ड एज अ कंजक्शन। बिफोर यहाँ एडवर्ब के जैसा काम कर रहा है कि वी हैव मेड बिफोर, हम लोग पहले मिल चुके हैं, एडवर्ब है आपका। बिफोर के बाद लंच लगा है, नाउन है, इस नाउन का संबंध इस वर्ब से बता रहे थे, यहाँ बिफोर काम कर रहा है प्रिपोजिशन के जैसा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि बिफोर इज अ वर्ड, बिफोर एक शब्द है तो यहाँ नाउन के जैसा काम कर रहा है। बिफोर एक शब्द है, ऐसा करके बोल रहा है, सब्जेक्ट कैन बी नाउन एंड प्रोनाउन, तो बिफोर यहाँ नाउन के जैसा काम कर रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि वी हैड मेट बिफोर ही केम, तो देखो एक ये इस क्लॉज हो गया और ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक क्लॉज हो गया, दो टुकड़ों को कंजक्शन जोड़ता है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चेंज टू वॉइस, चेंज इनटू वॉइस था वो चेंज टू वॉइस हो गया है टाइपिंग में, है ना, चेंज इनटू वॉइस है, इसका वाच्य बदलना है। भारत बीट पाकिस्तान एट वीर नारायण स्टेडियम रायपुर, तो भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को हरा दिया, कहाँ हराया, तो एट वीर नारायण स्टेडियम पर, ठीक है। तो देखो बीट का फर्स्ट फॉर्म बीट होता है, BEAT, सेकेंड फॉर्म भी यही होता है, थर्ड फॉर्म इसका बिटन होता है, BEATEN। अगर कोई टीम किसी टीम को हराता है तो टीम से उसके सदस्यों का बोध होता है, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ बीट भी क्या लगा है, प्लूरल वर्ब भी लगा है, अगर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस मानोगे तो। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता रहा है कि भारत ने क्या किया, आपका हरा दिया, किसको, पाकिस्तान को, कहाँ हरा दिया, तो वीर नारायण स्टेडियम पर हरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पास देखो वॉज लगा है तो ये तो गलत हो गया, अगर यहाँ वर लगा रहा तो सही भी होता। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पाकिस्तान वर, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पाकिस्तान वर बिटन, तो पाकिस्तान को हरा दिया गया। अगर कोई टीम किसी टीम को हराता है, ठीक है, तो उसके टीम के सदस्यों का बोध होता है, टीम के सदस्यों का बोध होगा, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो वर्ब भी कौन से लगेंगे हमारे, प्लूरल वर्ब लगेंगे। तो क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान वर बिटन एट वीर नारायण स्टेडियम, तो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पाकिस्तान, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, पहचान करने में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर लगाएंगे, और उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म बिटन, तो पाकिस्तान को हरा दिया गया, कहाँ, तो एट वीर नारायण स्टेडियम रायपुर में, ऐसा हो जाएगा। ये तो स्थान का नाम है, तो जानबूझ के दिया गया है। आपके उसी में पूछा था ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर 2019 में हाई कोर्ट के एग्जाम वाले में, उसी में पूछा था कि ओल्ड स्टैट फॉर लिवरपूल ऐसे करके कोई टीम, फुटबॉल टीम है जो जिसने क्या किया, एक टीम को हरा दिया करके, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आए थे आपके, हमने यहाँ पास क्या कर दिया, पाकिस्तान और इंडिया कर दिया, भारत और पाकिस्तान कर दिया, ठीक है, ताकि दुश्मनी बरकरार रहना चाहिए। नेक्स्ट, तो हमने लिखा कि पाकिस्तान वर बिटन एट वीर नारायण स्टेडियम, तो यहाँ वर लगेगा, ठीक। यहाँ देखोगे तो इज लगा है, जो कि गलत हो गया। अब पाकिस्तान बिट्स बाई, अभी तो अर्थ का अर्थ हो गया, तो सूट ही नहीं कर रहा है, ये भी सूट नहीं कर रहा है क्योंकि बॉज लगा है, वर लगता सही हो जाता है, यही वाला सही होगा, इसका बी वाला। नेक्स्ट, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द इडियम, एन एलिफेंट इन द रूम, एन ऑब्वियस मेजर प्रॉब्लम और इशू दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग और एक्नॉलेजिंग, यही वाला होगा इसका कोई अर्थ, सिर्फ यही वाला आंसर होगा। एक ऐसा आपका कोई प्रॉब्लम होगा जिसके बारे में लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। जैसे आज के डेट में देखोगे तो लोग आतंकवाद
जो भी बम हम फोड़ रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, लेकिन उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा और कुछ कुछ हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ठीक, ये फोबिया वो फोबिया ऐसे करके अपनी बातों क्या कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक, सच को सच नहीं बोल रहे हैं। तो वैसे ही हालात को बोलते हैं एन एलिफेंट इन द रूम, मतलब एक ऐसा परिस्थिति हो जाएगा जब आप कोई चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। जान तो रहे हैं कोई चीज़ गलत तो है, उसके बावजूद उसको क्या करते हो आप, डिस्कस नहीं करते डर के मारे, ठीक। तो उसको बोला जाता है एन ऑब्वियस मेजर प्रॉब्लम। कोई ऐसा आपका प्रॉब्लम होगा और इशू या फिर कोई मुद्दा होगा दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग और एक्नॉलेजिंग, जिसको लोग क्या करते हैं, चर्चा करने से घबराते हैं और आपके स्वीकृति भी प्रदान नहीं करते। ऊपर से उसको लेयर, ठीक है, लेयर चढ़ाते जाते हैं कि भाईचारा है, ये है वो है, ऐसे करके। पता तो सबको बम कौन फोड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या करना है, भाईचारा दर्शाना है। तो यही वाला होगा भाई एन एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द रूल बाय क्राउड। तो क्राउड के द्वारा जो रूल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक लिखा है स्ट्रेटोक्रेसी, ठीक। उसके बाद आपका लिखा है ओलिगार्की, फिर आपका लिखा है नियोक्रेसी, ठीक है। तो कौन सा होगा बताओ। हाँ, तो इसका आपका ये होगा ऑक्लोक्रेसी, भीड़ तंत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। भीड़ तंत्र को बोला जाता है आपका ऑक्लोक्रेसी। नेक्स्ट, फाइंड द सेंटेंस, क्या बोल रहे हैं बस, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड एटसेट्रा, कमिटी, ब्यूरोक्रेट। क्या बोल रहे हो, कटिंग कर देगा ना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो देखो ट्यूशन में तो TUITION लगेगा, एटसेट्रा में ई लगेगा तब ये सही होगा। कमिटी में COMMITTEE, यहाँ डबल टी लगेगा तब ये होगा। तो ब्यूरोक्रेट का स्पेलिंग यहाँ सही है, बाकी सभी का स्पेलिंग क्या है आपका गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ दिया गया आपका पुट एन एप्रोप्रिएट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही और आई याद रखेंगे, और होता है, बट ऑल्सो होता है, बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली। ये सबके बाद जो सब्जेक्ट लगता है, अगर आई लगेगा तो आई के साथ एम लगेगा, वॉज लगे। अगर यहाँ वी लगता तो यहाँ आर लगता। तो और के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब लगाते थे, यहाँ एम लगेगा। तो ही और आई, या तो वह या तो मैं, ऐसा होगा। अगर एंड लगता है यहाँ पास कि ही एंड आई, तो यहाँ आर लगता। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, कि वह और मैं क्या हैं, अच्छे मित्र हैं, तो यहाँ आर लगता, ठीक है। लेकिन और लगा दी तो यहाँ क्या लगेगा, आई है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। तो ही और आई एम आउट, या तो वह या तो मैं क्या है, आउट है। नेक्स्ट बोल रहा पुट एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डेज आर लॉन्ग, दिन बड़े हैं। अब देखो, और दिन बड़े हैं, और क्या है, जून का महीना है, ये भी नहीं होगा। बट दिन बड़े हैं लेकिन जून का महीना है, ये भी सूट नहीं करेगा, ठीक है। दिन बड़े हैं उसके बावजूद जून का महीना है, ये भी सूट नहीं करेगा। फॉर ही लगेगा। फॉर यहाँ कंजक्शन जैसे काम कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार आपके व्यापम ने पूछा है इसी को लिखने के बाद
कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है क्या है, कंजक्शन है। फॉर प्रिपोजिशन होता जब वेट फॉर अ बस होता, वेट फॉर अ ट्रेन होता, फॉर मी ऐसा होता तब प्रिपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पर से कंजक्शन जैसे काम कर रहा है, फॉर ही लगेगा। ठीक है, तो दिन बड़े हैं तो वाई द डेज आर लॉन्ग, तो दिन बड़े क्यों हैं, क्योंकि जून का महीना है, तो यहाँ क्योंकि चूंकि का अर्थ कन्वे करेगा। ठीक, ये तो बहुत सारा है, रुको 2 मिनट देखते हैं ना अपन लोग। ठीक, नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट को आपको छांटना है। आई प्रीफर टी, सही वाक्य है आपका, मैं चाय प्रीफर करता हूं। आई प्रीफर टी टू कॉफी टू टॉफी टू बिस्कुट, ये भी सही है आपका। ठीक है, फिर मैं लिखा आई प्रीफर टू टेक कॉफी, ये भी सही है आपका। आई प्रीफर ईटिंग समोसा टू टेकिंग टी, ये भी सही है आपका। तो ऑल आर करेक्ट होगा। ठीक, कैसे बताता हूं, देखो प्रीफर के साथ प्रीफर के साथ या तो कोई नाउन लगा दो, या फिर अगर वर्ब लगाना है तो इन्फिनेटिव विद टू लगा दो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर देते हैं प्रीफर के साथ। जैसे आई प्रीफर टी, आई प्रीफर टू टेक टी, ऐसा बोल दो आप। अगर प्रीफर के साथ अगर क्या करोगे, इधर नाउन लगाओगे, इधर नाउन लगाते हो तो टू लगा के इधर भी नाउन लगाना पड़ेगा। अगर इधर आईएनजी फॉर्म होगा तो इधर भी आईएनजी फॉर्म होगा। तो यहाँ प्रीफर के साथ टू प्रिपोजिशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो आई प्रीफर टी बोला, ये भी सही है। आई प्रीफर टॉफी टू बिस्किट, आई प्रीफर टू टेक टी बोला, ये भी सही है। अब यहाँ क्या कर रहा है, इधर नाउन लगाया तो इधर भी नाउन लगाया टू प्रिपोजिशन के साथ, ये भी सही है। अब यहाँ आईएनजी लगा तो यहाँ भी आईएनजी लगा तो ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक, धीरे धीरे व्यापम आ रहा है जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। स्पॉट द एरर इफ नॉट एनी, द आंसर इज डी। गलती ढूंढो, अगर कोई गलती नहीं होगा तो आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। तो अरिजीत, द सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत आर मोर मेलोडियस देन दैट ऑफ उदित नारायण। तो बता रहे हैं जो गाने हैं, गाना नहीं बोल रहा है, गाने बोल रहा है, एक से ज्यादा, वो क्या है, ज्यादा सुरीले हैं किसकी तुलना में। देखो वहां पर हम लोग पढ़े थे द वॉइस ऑफ अरिजीत इज मोर मेलोडियस देन दैट ऑफ सोनू निगम, ऐसा पढ़े थे थोड़ी देर पहले। और यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं द सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत आर मोर मेलोडियस देन दोज ऑफ। देखो अगर ये सॉन्ग होता तो दैट सही होता, एक से ज्यादा होता दोज का उपयोग करते हैं, THOSE, प्रोनाउन के जैसा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोज ऑफ का उपयोग करेंगे, ना कि दैट ऑफ का। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा व्हेयर इज दैट, द सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत आर मोर मेलोडियस देन। हाँ, ये थर्ड नंबर के ये वाला सेक्शन में क्या है, गलती है। अरे इसमें दोनों एक साथ लिख दिया यार, इसमें डी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन होगा ना, यहाँ ये वाला ऑप्शन होगा थर्ड नंबर का। इन लोग लिख नहीं पाए शायद, टाइपिंग एरर हो गया शायद, तो इसी को डी को मान लेंगे अपन लोग, थर्ड। ठीक, या फिर ए को मान लो, थर्ड, जो भी मानना है। जो आंसर उसमें आंसर में तो भेजा गया है, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, जो भी, तो ये वाला होगा। तो यहाँ दैट न लग के दोज लगेगा, दोज ऑफ उदित नारायण। पुट एन एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई विल हैव बीन स्टडिंग। देखो फ्यूचर में हम लोग सिंस का उपयोग नहीं करते, फॉर का, सिंस का उपयोग नहीं करते, एट तो लगेगा ही नहीं। फ्रॉम का उपयोग करेंगे, फ्रॉम। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार्ट ऑफ एनी पीरियड, किसी भी समय के स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हैं तो हम लोग सिंस का उपयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर में हम लोग सिंस का उपयोग नहीं करते, फ्यूचर में हम लोग फ्रॉम का उपयोग करते हैं। तो मैं पढ़ रहूंगा कब से, तो 9 बजे से। व्हेन यू कम एट 11 o'clock टुमारो, तो कल जब तुम 11 बजे आओगे ना, तो 9 बजे से क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँगा। ठीक है, तो यहां फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वन, पुट एन एप्रोप्रिएट नाउन फ्रॉम नाउन फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई फॉलो सम, डिक्टम का डिक्टा होता है रेगुलरली, मतलब कुछ लाइन वगैरह होते हैं ना हमारे, जैसे कि अवेक, वेकअप, अवेक एंड रन, ऐसा करके स्वामी विवेकानंद के कुछ हैं, कुछ और है। अब लाइफ का हर एक इंसान का लाइफ का कोई ना कोई मोटो होता है कि इस तरीके से मैं चलूंगा, या फिर इन सभी रीति रिवाज को मैं फॉलो करूंगा, ये सब उद्देश्य मेरे जीवन के मोटो हैं, इनको मैं फॉलो करूंगा, इस तरीके से मेरा क्या है, रूल रेगुलेशन है, इसको मैं अनुसरण करूंगा। उसको डिक्टम बोला जाता है, उद्देश्य बोला जाता है। तो डिक्टम का आपका होता है, कुछ हमारे लैटिन और ग्रीक के वर्ड होते हैं जो UM को हटाकर अ लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है, तो यहाँ डिक्टा होगा, ना कि डिक्टम।
आई फॉलो सम, सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, अगर काउंटेबल लगेगा तो, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होते हैं, तो यहाँ डिक्टम का डिक्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पुट एन एप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन का उपयोग करना है वाक्य को पूरा करने के लिए। तो तत्परा इज एज ब्यूटीफुल एज शी, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करते हैं तो सब्जेक्टिव केस का उपयोग करते हैं, लॉन्ग कट में शी इज है, तो तत्परा उतनी ही सुंदर है जितने की वह है, तो तत्परा सब्जेक्ट हो गई, तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो यहाँ शी लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, पुट एन एप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ भी उचित आपका प्रोनाउन का उपयोग करना है। देखो, यू सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट होता है, योर आपका डिटर्मिनर होता है, और योर्स आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये डिटर्मिनर है, इसके बाद हमेशा नाउन लगेगा, और ये प्रोनाउन है, इसके बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगा योर्स के बाद, ठीक है। और उसी प्रकार से आई होगा, मी होगा और माई होगा, और यहाँ क्या होगा, माइन होगा। तो ये प्रोनाउन है, इसके बाद कभी भी नाउन लगेगा, इसके बाद हमेशा नाउन लगेगा। तो देखो यहाँ पेन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, योर, योर लगेगा। अब यहाँ दो ऑप्शन में योर दिया गया है, यहाँ भी ए में भी योर दिया गया है और सी में भी योर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ बाद वाले में देखने की जरूरत है, क्या इसके बाद कोई नाउन लिखा है, नहीं, यहाँ प्रोनाउन ही लिखा है, तो यहाँ क्या लगेगा, योर ऑप्शन, कि इज दिस पेन योर, इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है, तो योर के बाद क्या लगा है, डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर है, तो इसके बाद हमेशा नाउन लगेगा, और इसके बाद कोई नाउन नहीं लगा है तो प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्या ये आपका पेन है या फिर मेरा पेन है, ठीक है। इज दिस पेन योर और माइन। पुट एन एप्रोप्रिएट डिटरमिनर टू कंप्लीट द सेंटेंस, व्हाई आर यू क्राइंग, डू यू हैव सम प्रॉब्लम। जब हम लोग फॉर्मेलिटी को दर्शाते हैं तो सम का उपयोग करते हैं, है ना, औपचारिकता को दर्शाने के लिए। आप पढ़े होंगे कि पॉजिटिव बस में सम का उपयोग करते हैं, बाकी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का उपयोग करते हो, ऐसा करके पढ़े हो। लेकिन याद रखेंगे जब हम लोग फॉर्मेलिटी को दर्शाते हैं तो भी हम लोग सम का ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे भाई तकलीफ में ही तो इंसान रोता है ना, तकलीफ है तभी तो रो रहे हो, कि खुशी में रोगे आप, तकलीफ है तभी रो रहे हो ना। तो मैं आपसे जानने के लिए क्या पूछ रहा हूँ, फॉर्मेलिटी ही कर रहा हूँ कि डू यू हैव सम प्रॉब्लम, क्या आपको कोई तकलीफ है, क्या तकलीफ है तभी तो रो रहे हो, वरना खुशी में कोई रोता है क्या, आज रोने का मन है मेरा करके, कभी नहीं, ठीक है। और जैसे कि मान लो आप कहीं रायपुर से आ रहे हो, मान लो, और आप रायगढ़ तरफ जा रहे हो, मैं रायपुर से आया, नहीं मैं रायपुर से आया, उसके बाद फिर मैं रायपुर तरफ से आया और बिलासपुर रेलवे स्टेशन उतरा, उसलापुर में उतरा हम, ठीक है। उसलापुर रेलवे स्टेशन में क्या किया, मैं उतरा, उसके बाद फिर मैं रायपुर से आया, उसके बाद उसलापुर रेलवे स्टेशन उतरा, उसके बाद इस तरफ से आप हो सकता है कटनी तरफ जा रहे हो, पेंड्रा जा रहे हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस बोगी में से मैं उतरा उसी में आप चढ़ रहे हो, ठीक है। तो फिर मैं आपको देख लिया तो बोलूँगा अरे कहाँ जा रहे हो करके, तो आप बता रहे हैं कि सर वो मेरी फ्रेंड है एक तत्परा या फिर राहुल है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको पूछूंगा भाई तो क्या आपके पास पैसे हैं, तो डू यू हैव सम मनी कि डू यू हैव एनी मनी, सम मनी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप क्या आप ऐसा ही था क्या कि हरी सर गए हैं रायपुर, वापस आएंगे तो जिस ट्रेन में चढ़े हैं उसी में उतरेंगे, तो उन्हीं को पकड़ लूँगा, उसके बाद उनसे पैसे लूँगा, उसके बाद फिर टिकट कटवा के मैं पेंड्रा जाऊँगा, ऐसा है क्या, नहीं। तो मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ कि डू यू हैव सम मनी। तो जब फॉर्मेलिटी को दर्शाते हैं तो सम का उपयोग करते हैं, ना कि एनी का। तो कोई इंसान सुख में नहीं रोता है, दुख में ही रोता है, इसी कारण मैं आपको फॉर्मेलिटी निभाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ लगेगा सम, डू यू हैव सम मनी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस द वर्ड इन द ब्रैकेट, तो बता रहे हैं जो वर्ड इन द ब्रैकेट, ये वर्ड आपका क्या है, तो ये है डिटर्मिनर है। अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि दैट जो काम करता है वो डिटर्मिनर के जैसा, जब उसके बाद कोई नाउन लगा हो, तो दैट के बाद क्या किए हो, नाउन लगाए हो, तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। अगर इसके बाद नाउन नहीं लगता तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कंजक्शन जब होता है, जब यहाँ पास दो क्लॉज को जोड़ता तब ये कंजक्शन जैसे काम करता, तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है आपका, कौन, आपका दैट जो है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या लगाए हो आप, कोई नाउन का उपयोग किए हो, तो दैट यहाँ काम कर रहा है किसके जैसा, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस द वर्ड इन द ब्रैकेट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक निर्धारक है। नेक्स्ट, पुट एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू कंप्लीट द सेंटेंस, योर फादर
योर फादर नेवर हैज टी विदाउट मिल्क, आपके पिताजी कभी भी क्या करते हैं, चाय नहीं पीते बिना मिल्क के। तो यहां पर देखो सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर सेंटेंस हमारा क्या होता है पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव का उपयोग करते हैं। नेवर लग गया तो निगेटिव हो गया, तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, पॉजिटिव। पहचान कौन में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इस कारण प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, इस कारण यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डज ही का उपयोग करेंगे, हैज ही नहीं। अगर हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगता तब ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, अब ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। योर फादर नेवर टेक्स टी, या फिर योर फादर नेवर हैज टी बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक। तो यहाँ डज ही का उपयोग करेंगे। आइडेंटिफाई द नाउन, यहाँ पास नाउन को क्या करना है, आपको पहचानना है, कौन सा नाउन है बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि एयर कौन सा नाउन है, तो एयर कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, बहुत सारे लोग के समूह को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये मटेरियल नाउन है जिसमें मास होता है। जब आप बलून में हवा भरते हो तो उसमें मास होता है, स्पेस घेरता है, स्थान घेरता है, भार होता है, उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो एयर कौन सा नाउन है, तो मटेरियल नाउन। एयर दिखता नहीं है ऐसे करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन मत लगा देना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो एयर कौन सा नाउन है, तो मटेरियल नाउन, क्योंकि क्या होता है जब आप बलून में हवा भरते हो तो स्थान घेरता है वो, तो मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। तो जिसके अंदर आपका मास होता है, स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ ट्यूटर। ट्यूटर मतलब होता है निजी शिक्षक को बोलते हैं, तो निजी शिक्षक का गवर्नेंस होता है, ठीक है, और गवर्नर का भी गवर्नेंस होता है, और निजी शिक्षिका जो होती है उसको गवर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता, फेमिनिन जो प्रवक्ता होती है ना, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल देखना जो पार्टी प्रवक्ता आते हैं तो इसको स्पोक्समैन, और स्पोक्समैन का आपका स्पोक्स पर्सन होता है फेमिनिन। लवर का बिलव्ड होता है, और लैड का लेस होता है, लैड बालक छोरा तो छोरी हो जाएगा उसका लेस, ठीक है। और यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, गवर्नेंस। नेक्स्ट, पुट एन एप्रोप्रिएट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, एक उचित प्रोनाउन का उपयोग करना है वाक्य को पूरा करने के लिए। तो देखो द मैन आज, एक्चुअली ये कैसा है मालूम, ये वाक्य कैसा था, द मैन सेड, द मैन सेड, आदमी ने कहा, क्या कहा, हु विल सैक्रिफाइस नाउ, कि भाई अब बलिदान देगा कौन, ऐसे करके। अब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलें तो क्या हो गया, द मैन सब्जेक्ट हो गया और आज प्रेडिकेट हो गया। अब ये सिर्फ प्रेडिकेट है, अब यहाँ कंजक्शन की जरूरत है, और तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जानते हो आप लोग, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं हम लोग। तो देखो यहाँ जो आप हु लगाओगे ना, इस वाक्य का आंसर हु है, तो हु लगाओगे तो हु क्या हो जाएगा, ये दो टुकड़ों को भी जोड़ने का काम कर दिया, और ये जो क्लॉज है ये प्रेडिकेट है, इसका सब्जेक्ट भी बन गया है, तो यहाँ हु ही लगेगा। तो आदमी ने पूछा कि कौन अब बलिदान देगा, तो यहाँ देखो हुम, तो ऑब्जेक्ट को तो पूछ नहीं, ऑब्जेक्ट को पूछता तो हुम हो जाता, दैट भी नहीं लगेगा, ठीक है, इफ भी नहीं लगेगा, लगेगा क्या, तो हु। तो आदमी ने पूछा जो भी बलिदान देता उसके बारे में, ठीक है। द मैन आस्क्ड हु वुड सैक्रिफाइस देन। पुट एन एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द बेबी ट्राइस इटसेल्फ। देखो बेबी जो होता है, ये आपके व्यापम में कई बार पूछा है, देखना ये एक ऐसा करके डेफिनेशन के साथ पूछा है एक दो बार कि आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सलेस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके पूछता है, मतलब इनमें से कौन सा है जो सेक्सलेस ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, ऐसे करके कुछ कुछ डेफिनेशन करके पूछता है वो, है ना। तो याद रखेंगे न्यूटर जेंडर जो होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग, ठीक है। तो न्यूटर जेंडर होता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, इन्फेंट चाइल्ड आते हैं, नवजात शिशु आते हैं, ठीक है, वर्मिन्स आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, एलिफेंट वगैरह आते हैं, और आपके आते हैं न्यूटर जेंडर के अंदर आपके यंग चिल्ड्रन आते हैं, जैसे चाइल्ड है, किड है, इन्फेंट है, बेबी है, ये सब इसके अंदर न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं। इसी कारण यहाँ इट्स सेल्फ का उपयोग करेंगे। द बेबी ट्राइस इट्स सेल्फ टू कैच द टॉय, तो खुद से क्या करते हैं जो बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं खिलौने को पकड़ने के लिए, तो इट्स सेल्फ का उपयोग करेंगे, ना कि हर सेल्फ और हर सेल्फ। आप जो बोलते हो कि बेबी ने थाना थाया, वो वाला नहीं होगा इसमें, ठीक है। और देखो जब आप तुतरा के बोलते हो कि बेबी ने थाना थाया, तो आप बड़े जो हैं उसको बच्चे के जैसा ही ट्रीट कर रहे हो, इसी कारण आप बोलते हो थाना थाया करके। तो बच्चे को ही तुतरा के हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उसको किड के जैसा ट्रीट करना है, तो उसको न्यूटर जेंडर के अंदर आ जाएंगे। तो न्यूटर जेंडर होगा भैया, तो न्यूटर जेंडर के अंदर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इट प्रोनाउन का, ठीक है।
नेक्स्ट, पुट एन एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, एक सही एडजेक्टिव का उपयोग करना है। तो द सन ऑफ मिस्टर मानिकपुरी इज, शादी तो वैसे हुआ नहीं, ठीक है, द सन ऑफ मिस्टर मानिकपुरी अभी अभी हुआ है द सन ऑफ मिस्टर मानिकपुरी इज, ठीक है, ओल्डर देन दैट ऑफ मिस्टर साहू, ऐसा जो भी लिखा है। आगे देखते हैं, मिस्टर साहू होना था वैसे, ठीक है। चलो देखो, जब हम लोग ना सिबलिंग को बताते हैं, सिबलिंग मतलब जैसे कि मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, ऐसे करके, तो बड़े को बताने के लिए एल्डर का उपयोग करते हैं, ठीक है, और एज को बताने के लिए ओल्डर का उपयोग करते हैं। और देखो मानिकपुरी और साहू जी अलग अलग हैं, ठीक, यहाँ ओल्डर का उपयोग करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, द सन ऑफ मिस्टर मानिकपुरी इज ओल्डर देन दैट ऑफ मिस्टर साहू। तो यहाँ ओल्डर का उपयोग करेंगे, ना कि एल्डर का। और देखो देन कंजक्शन लगा है, तो देन के साथ कंपेरेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं, तो ये तो लगेगा ही, ये भी नहीं लगेगा। अब ओल्डर और एल्डर बच गया, तो एज को डिफाइन करने के लिए हम लोग ओल्डर का उपयोग करते हैं, और सिबलिंग को डिफाइन करने के लिए एल्डर का उपयोग करते हैं। चलो फाइनली अब फिनिश हो जाएगा हमारा, फटाफट 5-10 तो बचा है। नेक्स्ट, पुट एन एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई विश आई यस्टरडे दिया गया है, यहां पर हैड नून का उपयोग करेंगे, ये क्लोज्ड कंडीशन है। काश मेरे को अभी आंसर पता होता तो आई विश आई न्यू द आंसर नाउ, अभी मेरे को पता नहीं है तो सेमी क्लोज्ड है, कि अभी मैं आंसर नहीं जानता हूं तो बोल रहा हूं कि आई विश आई न्यू द आंसर नाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ टाइम कौन सा लगा, यस्टरडे, तो काश मेरे को कल आंसर पता होता तो हैड नोन का उपयोग करेंगे। सेमी क्लोज्ड कंडीशन में पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर उपयोग करते हैं, जो कि पास्ट में मीनिंग कन्वे करता है, और क्लोज्ड कंडीशन में ना, और सेमी क्लोज्ड में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, जो कि प्रेजेंट मीनिंग कन्वे करता है। और ये पास्ट का टाइम लगा है हम लोग का, तो कौन सा, पास्ट परफेक्ट का उपयोग करेंगे। तो आई विश आई हैड नोन द आंसर यस्टरडे, काश कल मेरे को आंसर पता होता, कल पेपर था, टेस्ट था, लेकिन मेरे को आंसर पता नहीं था, काश मेरे कल आंसर पता होता। व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो द पीएम सेड सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, द पीएम टोल्ड दैट, टोल्ड तो लगेगा नहीं क्योंकि देखो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा नहीं है, तो टोल्ड भूल जाओ, एक कट हो गया। द पीएम सेड दैट सुभाष चंद्र बोस, ये तो पास्ट को पास्ट में ही लिख दिया है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पास क्या किया, सेड वगैरह लिखने के बाद इज लगा दिया, ये भी गलत हो गया। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, द पीएम सेड दैट सुभाष चंद्र बोस हैड, और वॉस का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा इसका। द पीएम सेड दैट सुभाष चंद्र बोस हैड बीन अ ग्रेट लीडर, तो पीएम ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस क्या थे, एक बहुत अच्छे नेता थे। व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे जो दिया गया है इसका आपका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हिज कंडीशन अलार्म्ड एवरीवन, उसके हालात ने क्या किया, सबको झंझोड़ दिया। अलार्म मतलब जागृत कर दिया, अलार्म कर देना, अलार्म बजता है आपको, अलार्म कर देना, हिला देना, ठीक है, तो अलार्म बजता है आपको झंझोड़ देना, ऐसा कुछ। तो उसके हालात ने क्या किया, सबको अलार्म कर दिया, तो सब लोग अलार्म हो गए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। और अलार्म डैट होता है सरप्राइज डैट, शॉक डैट, ठीक है, और हाँ शॉक डैट, सरप्राइज डैट, उसके बाद नॉक डैट, उसके बाद फिर आपका अलार्म डैट, ये सब कुछ ऐड लगता है इसके साथ। तो एवरीवन वाज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन, तो पहला ही आंसर होगा। बाकी में बाई लगाया हो जो कि गलत है, विथ लगाया हो जो कि गलत है, इन लगाया हो जो कि गलत है, तो अलार्म्ड एट होता है। तो एवरीवन वाज अलार्म्ड एट हिज कंडीशन, सब लोग उसके हालात से क्या हो गए, जाग गए, अलार्म हो गए। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, आई रिग्रेट हिम हेल्पिंग मी। पहले इसको भाव को समझना पड़ेगा कि मैं पछता रहा हूं कि उसने मेरी मदद किया था। अब देखो इसने, आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो ही, हिम, तो वह, उसे, ऐसा करके पढ़ते हो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भैया अगर वैसे ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो। इसका अर्थ है कि आई रिग्रेट, और वर्ब लगा तो वर्ब का तो ऑब्जेक्टिव केस लगता तो हिम ही लगेगा, ही तो लगेगा नहीं। और आई रिग्रेट हिम हेल्पिंग मी, तो बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, पछता रहा हूं कि उसने क्या किया था, मेरी मदद किया था। अब वो जगह जगह क्या करता है, गाता है कि मैं उसकी मदद किया था, मैं उसकी मदद किया था, मैं उसकी मदद किया था। दुनिया, पूरे बिलासपुर में आधे लोगों को पता चल गया होगा कि राहुल, मान लो कि राहुल करके लड़का है, वो मेरी मदद किया था। अब वो जगह जगह क्या करता है, गाता है। तो बता रहा हूं आई रिग्रेट हिम हेल्पिंग मी। इज इट क्लियर,
तो इसका देखो आप एक तो वो वाला आया था आपके एग्जाम में कि आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, तो मुझे याद है कि उन लोग मुझे जू लेकर गए थे। तो देखो कुछ हमारे वॉइस होते हैं ना जिसमें हम लोग फिनाइट वर्ब को नहीं बदल पाते, नॉन फिनाइट को स्विच कर देते हैं। तो इसको रिग्रेट को रिग्रेट ही लिखेंगे, क्या हो जाएगा आई रिग्रेट। अब यहाँ आईएनजी लगा है तो उसके बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो आई रिग्रेट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, तो मैं पछता रहा हूं कि मेरे उसकी द्वारा मदद की गई थी। अब क्योंकि वो जगह जगह आप क्या कर रहा है, गाता है, तो आई रिग्रेट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। और आपका वो वाला आया था ना कि आई रिग्रेट देम टेकिंग, नहीं, आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू, तो उसको कैसे बदले थे, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू जू बाय देम, ऐसा करके था। तो उसी प्रकार से ये भी है, आई रिग्रेट बीइंग हेल्प्ड बाय देम, पेसिव बदल दिए। इसको देखो फिनाइट को ना बल्कि नॉन फिनाइट को हम लोग पेसिव कर दिए हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जब नॉन फिनाइट को पेसिव किया जाता है, कुछ कंडीशन होती है जब आपके फिनाइट को पेसिव किया जाता है। फिनाइट वर्ब मतलब वर्ब के पहले जो होता है, मतलब सब्जेक्ट के साथ जो लगता है उसको फिनाइट, और ये वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब लगता है उसको नॉन फिनाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। शी सेज विल यू मैरी मी, तो मुझसे कहती है क्या तुम मेरे से विवाह करोगे। तो देखो ये अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में होता है तो इधर का टेंस कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, शी, हाँ यही वाला होगा, शी वॉन्ट्स टू नो मी, वो मेरे से जानना चाहती है। ठीक है, देखो ये प्रश्न है तो इफ लगाएंगे हम लोग, शी वॉन्ट्स टू नो मी, वेदर की जगह हम चाहें तो इफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे को बोलती है क्या तुम मेरे से विवाह करोगे, तो शी सेज टू मी विल यू मैरी मी, तो शी वॉन्ट्स टू नो मी वेदर आई विल मैरी हर, तो ये वाला आंसर होगा सी इसका। ठीक है, नेक्स्ट 100 नंबर देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे जो आपका सेंटेंस दिया गया है इसको आपको पहचानना है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ये ओपन कंडीशन है। ओपन कंडीशन उसको बोलते हैं जिसके फ्यूचर में रियल होने के चांसेस होता है और ये फ्यूचर में मीनिंग कन्वे करता है। सेमी क्लोज्ड उसको बोलते हैं जो प्रेजेंट में अनरियल होता है, जैसे कि अगर मैं डॉक्टर होता तो आपका इलाज कर देता, तो अभी डॉक्टर हूं क्या, मैं तो टीचर हूं, है ना, तो मैं डॉक्टर होता तो आपका इलाज कर देता। ठीक है, अगर अभी मेरे पास पंख होते तो उड़ के मैं चले जाता अपने रूम, धूप है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हूँ क्या मैं, हैं क्या पंख, नहीं, तो सेमी क्लोज्ड भी नहीं है। क्लोज कंडीशन जो पास्ट वाला को बताता है कि अगर कल मैं तुमको मिला होता तुमको पीटा होता, मिला था क्या, नहीं, पीटा था क्या, नहीं। उसका जीरो कंडीशन पढ़े थे हम लोग, अगर आप बर्फ को क्या करोगे, गर्म करते हो तो पानी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जीरो कंडीशन। तो ओपन कंडीशन होता है जिसमें हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो एग्जाम पास हो जाओगे, चांसेस है मतलब फ्यूचर में पास होने के। तो ये कौन सा कंडीशन है, ओपन कंडीशन। और आपके व्यापम पूछते हैं कि कौन से मीनिंग कन्वे करेगा, तो ये जो है ये आपका मीनिंग कन्वे करता है फ्यूचर में, है ना। ओपन कंडीशन मीनिंग कन्वे करता है, पॉसिबिलिटी होता है, फ्यूचर में रियल होने के चांसेस होते हैं। ये फ्यूचर मीनिंग कन्वे करता है, प्रेजेंट मीनिंग कन्वे करता है, ये आपका पास्ट मीनिंग कन्वे करता है, ये प्रेजेंट मीनिंग कन्वे करता है। चलो तो फिर आज की क्लास हमारा इतना ही, बाकी मिलते हैं और कभी। ठीक, बाय बाय, एंजॉय एवरीवन।